तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पार्कर नाम की इस मूवी के अपकमिंग पार्ट के बारे में, पार्कर 2 के बारे में। पार्कर ये मूवी 2013 में स्टार्ट की गई थी फ्रेंचाइजी, अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। तो इसका दूसरा पार्ट हमें देखने को मिलने वाला है। पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, पिछले पार्ट के परफॉर्मेंस, कलेक्शन के बारे में पूरी जानकारी आप अभी से कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। पार्कर 2013 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन टेलर हैकफोर्ड ने किया है और इसे जॉन जे मैकलॉघलिन ने लिखा है। जेसन स्टैथम और जेनिफर लोपेज अभिनीत यह फिल्म फ्लैशफायर से रूपांतरित है, जो डोनाल्ड वेस्टलेक द्वारा रिचर्ड स्टार्क के नाम से लिखा गया 19वां पार्कर उपन्यास है। मुख्य रूप से फ्लोरिडा के पाम बीच में सेट की गई, पार्कर ने हैकफोर्ड के लिए एक प्रस्थान को चिह्नित किया, जो इसे अपनी पहली फिल्म नोयर बनाने की उम्मीद कर रहे थे। $35 मिलियन के बजट पर निर्मित इस फिल्म की कल्पना वेस्टलेक की 2008 में मृत्यु के बाद की गई थी, जब निर्माता लेस अलेक्जेंडर ने इसके अधिकार सुरक्षित कर लिए थे। फिल्म का प्रीमियर लास वेगास, नेवादा में 24 जनवरी 2013 को हुआ था और इसे 25 जनवरी 2013 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया, जहां इसे आमतौर पर मिश्रित समीक्षाएं मिलीं। कई आलोचकों ने फिल्म को किताब का खराब रूपांतरण माना और पिछले कुछ वर्षों में स्टैथम की घटिया एक्शन फिल्मों की तरह। कई लोगों ने स्टैथम को पार्कर की भूमिका के लिए उपयुक्त पाया और लोपेज की हास्यपूर्ण भूमिका के लिए प्रशंसा की। इसने बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में $46 मिलियन की कमाई की। पार्कर का प्रीमियर मार्च 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका में नेटफ्लिक्स पर हुआ और एक हफ्ते बाद यह स्ट्रीमिंग सेवा पर कुछ समय के लिए एक फिल्म बन गई। 5 कथानक। पार्कर एक पेशेवर चोर है जिसे उसके गुरु हर्ले ने एक ऐसे दल के साथ काम संभालने के लिए कहा है जिसे वह नहीं जानता, जिसमें मेलांडर, कार्लसन, रॉस और हार्डविक शामिल है। वे ओहियो स्टेट फेयर को लूटने में सफल हो जाते हैं, लेकिन हार्डविक पार्कर की योजना के हिस्से को बदल देता है, जिसके परिणामस्वरूप एक अनावश्यक मौत हो जाती है। हत्या से क्रोधित होकर पार्कर उनके द्वारा प्रस्तावित एक गहना लूट में भाग लेने से इनकार कर देता है। ओहियो लूट में से अपने हिस्से की जरूरत के कारण मेलांडर को बड़े काम के लिए किसी भी तरह से पैसे की जरूरत होती है, इसलिए वह हार्डविक को पार्कर को मारने के लिए कहता है और वे उसे सड़क के किनारे छोड़ देते हैं। पार्कर बच जाता है और किसानों द्वारा उठाया जाता है। अस्पताल से भागने के बाद हर्ले पार्कर को न्यू ऑरलियंस के लिए निर्देशित करता है, जहां हार्डविक का भाई उसे बताता है कि दल फ्लोरिडा के पाम बीच में है। हर्ले पार्कर को यह समझाने की कोशिश करता है कि वह अपना पैसा खुद ले और इस मामले को अकेला छोड़ दे ताकि वह और उसकी बेटी क्लेयर, जो पार्कर की गर्लफ्रेंड भी है, हार्डविक के चाचा डैंजिंगर, जो शिकागो में एक माफिया सरगना है, द्वारा लाए गए प्रतिशोध से सुरक्षित रहे। पार्कर मना कर देता है। डैंजिंगर का हत्यारा क्लेयर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह भाग निकलती है। पार्कर पाम बीच जाता है और एक अमीर टेक्सास तेल व्यापारी परमिट का भेष धारण करता है, जो एक महंगे घर की तलाश में है। रियल एस्टेट एजेंट लेस्ली रॉजर्स उसे हाल ही में रॉड्रिगो नामक किसी व्यक्ति द्वारा खरीदा गया एक खाली घर दिखाता है, जो उसकी दिलचस्पी जगाता है। लेस्ली एक संघर्षरत तलाकशुदा है, जो पार्कर से डेट पर जाने के लिए कहती है, लेकिन वह मना कर देता है। जब वह उसका क्रेडिट चेक करती है, तो उसे पता चलता है कि उसकी पहचान हर्ले के किसी कनेक्शन से प्राप्त फर्जी है। पैसे और अपनी मां के घर से बाहर निकलने के लिए बेताब लेस्ली उसे मदद की पेशकश करती है। जब पार्कर उसे बताता है कि अगला काम गहनों की चोरी करना है, तो लेस्ली कहती है कि पास में ही गहनों की नीलामी हो रही है। हिटमैन पार्कर को ढूंढता है और उसके होटल में उस पर हमला करता है, लेकिन पार्कर उसे बालकनी से फेंक देता है और भाग जाता है। एक पुलिसवाला लेस्ली के घर आता है और परमिट और झगड़े के बारे में पूछता है, क्योंकि उसने उसे घर दिखाए थे। बातचीत के दौरान लेस्ली को अपने पोर्च पर खून से लथपथ पार्कर मिलता है। वह पुलिसवाले को जाने देती है और उसे उन जगहों की सूची देने का वादा करती है जहां उसने
परमिट को दिखाया था। अपनी चोटों के बावजूद पार्कर उस रात मेलेंडर के दल से अपना बदला लेने पर जोर देता है। मेलांडर और उसका दल आतिशबाजी से लैस स्पीकर लगाने के लिए नीलामी में प्रवेश करता है। बाद में वे एक फायर टीम के रूप में प्रवेश करते हैं और गहने चुराकर नाव से भाग जाते हैं। पार्कर उनके घर पर उनका इंतजार करता है। इससे पहले उसने घर में घुसकर बंदूकें रखी और उनके हथियारों के फायरिंग पिन को नुकसान पहुंचाया। जब वे वापस लौटते हैं तो वह हमला करने की तैयारी करता है, लेकिन लेस्ली भी आ जाती है और मेलांडर उसे पकड़ लेता है। अपनी एक रखी हुई बंदूक और मुड़ी हुई फायरिंग पिन की मदद से लेस्ली और पार्कर पूरे दल को मारने में कामयाब हो जाते हैं। पार्कर लेस्ली को सुरक्षित रखने के लिए गहने देता है और उससे कहता है कि वह भविष्य में उन्हें बार लगाने का कोई रास्ता खोज लेगा। बाद में वह शिकागो में डेंजिंगर को मार देता है। 1.5 साल बाद लेस्ली को उसका कट मेल करता है और उसे बचाने वाले किसानों को पैसे भेजता है। ढालना: जेसन स्टेथम पार्कर के रूप में, जेनिफर लोपेज, लेस्ली रॉजर्स, माइकल चिकलिस मेलांडर के रूप में, वेंडेल पियर्स कार्लसन, क्लिफ्टन कोलिंस जूनियर रॉस के रूप में, बॉबी कैनावले जेक फर्नांडीज, पैटी लुपोन असेंशन के रूप में, कार्लोस कैरास्को नोर्टे के रूप में, अगस्त हार्डविक के रूप में मीका हाउप्टमैन, एम्मा बूथ क्लेयर के रूप में, निक नोल्टे हर्ले के रूप में। उत्पादन: धारणा: जेसन स्टेथम ने कहा कि पार्कर, हालांकि एक विरोधी नायक है, लेकिन उसमें पसंद करने लायक गुण है। इस फिल्म से पहले पार्कर दशकों पहले 1962 में डोनाल्ड ई वेस्टलेक द्वारा लिखे गए उपन्यास द हंटर में दिखाई दिए थे, जिसने एक पुस्तक श्रृंखला को जन्म दिया जिसमें 20 से अधिक अन्य उपन्यास शामिल थे। 6. उन्हें पॉइंट ब्लैंक 1967 और पेबैक 1999 सहित कई फिल्मों में भी चित्रित किया गया था। 6. वेस्टलेक ने हमेशा किसी भी अनुकूलन को पार्कर का नाम देने से इनकार कर दिया जब तक कि निर्माता सभी उपन्यासों को अनुकूलित करने के लिए सहमत न हों। ली मार्विन ने पॉइंट ब्लैंक में वॉकर के रूप में चरित्र को चित्रित किया जबकि मेल गिब्सन ने पेबैक में पोर्टर को चित्रित किया। 2008 में वेस्टलेक की मृत्यु के बाद उनकी विधवा एबी कोलेस अलेक्जेंडर, एक टेलीविजन निर्माता जो वेस्टलेक का लंबे समय से परिचित था, से संपर्क करने पर एक पार्कर उपन्यास, पार्कर के नाम का उपयोग करने के अधिकार सहित के अधिकार बेचने पर सहमति हुई। 7. अलेक्जेंडर ने पार्कर के लिए पटकथा लिखने के लिए जॉन मैक्लॉघलिन नामक अपने एक दोस्त को काम पर रखा और फिर निर्देशक टेलर हैकफोर्ड इसमें शामिल हो गए। 7. जब फिल्म खुली तो टेलर हैकफोर्ड ने एक साक्षात्कार में कहा कि उन्हें नहीं लगता कि वेस्टलेक इन परिस्थितियों में पार्कर के नाम का इस्तेमाल करने के लिए सहमत होंगे। 8. हैकफोर्ड ने फिल्म का निर्देशन किया और स्टीवन चैसमैन, हैकफोर्ड, अलेक्जेंडर, सिडनी किमेल और जोनाथन मिशेल ने इसका निर्माण किया। 9. हैकफोर्ड पार्कर को अपनी पहली तरह की फिल्म नोयर बनाने के लिए उत्साहित थे। उन्होंने कहा, मैं एक शैली में फंसना नहीं चाहता। इस सामग्री के बारे में मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वह यह है कि आप इस तरह की शैली का टुकड़ा ले सकते हैं और इसे एक बेहतरीन फिल्म में बदल सकते हैं। 10. पाम बीच डेली न्यूज से बात करते हुए कि उन्हें पार्कर तक किस बात ने पहुंचाया, हैकफोर्ड ने कहा, मैं डोनाल्ड वेस्टलेक का प्रशंसक हूं। मुझे वास्तव में लगता है कि वह एक शानदार लेखक है। अपराध के क्षेत्र में बहुत अनोखे हैं क्योंकि उनकी पार्कर श्रृंखला है। हैकफोर्ड पार्कर की ओर आकर्षित हुए क्योंकि वह एक अजीब चरित्र और समाज विरोधी थे जो एक ही समय में एक समाज विरोधी नहीं थे। उन्हें सम्मोहक बताया। 7. प्री प्रोडक्शन और कास्टिंग। 18 अप्रैल 2011 को वैराइटी के जस्टिन क्रोल ने बताया कि स्टैथम पार्कर की भूमिका निभाएंगे। 10/11 पार्कर के बारे में स्टैथम ने टिप्पणी की है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो एक निश्चित नैतिक संहिता के अनुसार जीता है, इसलिए इस विरोधी नायक में एक पसंद करने योग्य गुण है। 12 अभिनेता ने कहा कि वह आपराधिक गतिविधियों में शामिल है
लेकिन वह सभी व्यवसायों को किसी न किसी तरह से टेढ़ा मेढ़ा मानता है। वह कभी भी उन लोगों से चोरी नहीं करता जो इसे वहन नहीं कर सकते और वह उन लोगों को चोट नहीं पहुंचाता जो इसके लायक नहीं है। 6. फिल्म के दौरान पार्कर एक पुजारी और सैन एंटोनियो के डैनियल परमिट नामक एक अमीर टेक्सन के रूप में प्रस्तुत होते हुए दिखाई देते हैं। 13. 21 जून 2011 को यह पता चला कि लोपेज, महिला प्रधान, लेस्ली नाम की एक पात्र, जो पार्कर के साथ शामिल हो जाती है क्योंकि वह एक डकैती को अंजाम देता है, की भूमिका निभाने के लिए बातचीत कर रही थी। 14. लोपेज की कास्टिंग की पुष्टि हुई, साथ ही निक नोल्टे ने पार्कर के संरक्षक की भूमिका निभाई। लोपेज और नोल्टे ने पहले फिल्म यू टर्न 1997 में एक साथ काम किया था। 15. हैकफोर्ड ने लेस्ली की भूमिका को उनके अन्य काम से अलग बताया, यह देखते हुए कि वह पिछले कई वर्षों से रोमांटिक कॉमेडी में अभिनय कर रही है। 16. लेस्ली एक समझदार अंदरूनी सूत्र है, जिसके पास नकदी की कमी है, लेकिन वह दिखने, होशियारी और महत्वाकांक्षा में बड़ी है। 17. 18. वेंडेल पियर्स, क्लिफ्टन कॉलिंस जूनियर, माइकल चिकलिस, पैटी लुपोन और एम्मा बूथ ने भी पार्कर में सहअभिनय किया। 15. उपन्यास फ्लैश फायर में लेस्ली क्यूबा की मूल निवासी नहीं थी। हालांकि हैकफोर्ड ने लोपेज को भूमिका में लिया और उसे क्यूबा के रूप में फिर से लिखने का फैसला किया, इतालवी अमेरिकी लुपोन को उसकी दबंग मां की भूमिका निभाने के लिए काम पर रखा। 7. फिल्माने कार्यकारी निर्माता निक मेयर के अनुसार पार्कर का निर्माण मध्य 30 बजट रेंज पर किया गया था, जिसे उन्होंने फिल्म की क्षमता को देखते हुए काफी अच्छा बताया। 19. टाइम्स पिकायून के माइक स्कॉट ने 23 जून 2011 को बताया कि पार्कर 18 जुलाई से 7 सप्ताह के लिए न्यू ऑरलियंस में फिल्मांकन करेगा। स्कॉट ने उल्लेख किया कि न्यू ऑरलियंस में फिल्मांकन स्थानीय फिल्म उद्योग के लिए अच्छी खबर थी क्योंकि यह ऐसे समय में आया है जब ऐतिहासिक रूप से प्रमुख प्रस्तुतियों में मंदी देखी गई है, दोनों दमनकारी गर्मी और तूफान के मौसम के आगमन के कारण। 20. प्लेबिल ने बाद में पुष्टि की कि फिल्म का निर्माण 4 अगस्त 2011 को न्यू ऑरलियंस में शुरू हुआ था। 21. पार्कर को फ्लोरिडा के पाम बीच में भी फिल्माया गया था, जहां सितंबर में लोपेज और स्टैथम को देखा गया था। 12. 23. शहर के स्थानीय समाचार पत्र के साथ एक साक्षात्कार में हैकफोर्ड ने कहा, पाम बीच एक आकर्षक क्षेत्र है। आपके पास यह अविश्वसनीय रूप से समृद्ध, विशिष्ट एन्क्लेव है और पुल के ठीक पार आपको वास्तविक जीवन मिलता है। और मैं दोनों का चित्रण कर रहा था। 7. वैराइटी ने उल्लेख किया कि स्थानीय लोग हेलीकॉप्टरों, दमकल गाड़ियों और समुद्री गश्ती नौकाओं से भी हिल गए। बड़े समय की फिल्म निर्माण को एक ऐसे क्षेत्र में लाया जो अवकाश समय की गतिविधियों के लिए बेहतर जाना जाता है। 24. एक्शन दृश्यों को फ्लोरिडा के बोका रैटन में फिल्माया गया था। 12. सिनेमैटोग्राफर जे. माइकल मुरो ने रेड एपिक डिजिटल कैमरों और हॉक वी लाइट एनामॉर्फिक लेस के साथ फिल्म की शूटिंग की। 25. स्टैथम, जो ब्रिटिश ओलंपिक टीम के लिए एक पूर्व गोताखोर है, ने फिल्म में पार्कर के सभी स्टंट किए। एक दृश्य में स्टैथम अपने किरदार को गोली लगने से बचाने के लिए एक तेज गति से चलने वाली कार की खिड़की से बाहर कूद गए। इस स्टंट को वास्तव में खतरनाक माना गया और हैकफोर्ड ने कहा कि वह दृश्य समाप्त होने से पहले 5 या 6 बार उस खिड़की से बाहर जाने पर घबरा गए थे। 26. एक अन्य दृश्य में स्टैथम को एक इमारत की बालकनी से लटकना था। अभिनेता ने कहा कि उन्हें इन दृश्यों से वास्तविक मार पड़ी। उन्होंने इसके लिए एक तार पहनने को दोषी ठहराया, जो फिल्मांकन के रास्ते में आ गया और चीजों को प्रतिबंधित महसूस कराया क्योंकि उन्होंने उनकी भुजाएं फाड़ दीं। 27 जनवरी 2012 में पार्कर के लिए मियामी और कोलंबस, ओहियो में फिल्मांकन समाप्त हुआ। विपणन मूल रूप से पार्कर 12 अक्टूबर 2012 को रिलीज होने वाली थी। 15 हालांकि बॉक्स ऑफिस पर उस समय के आसपास रिलीज हुई अन्य फिल्मों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण रिलीज की तारीख को पीछे कर दिया गया था, जिसमें गैंगस्टर स्क्वाड,
जिसकी बाद में रिलीज की तारीख आर्गो के साथ बदल दी गई थी और बाद में 2012 के ऑरोरा, कोलोराडो शूटिंग के कारण जनवरी में स्थानांतरित हो गई थी। 30 और हियर कम्स द बूम। कोलाइडर के लिए लिखते हुए मैट गोल्डबर्ग ने कहा कि अगर यह अक्टूबर में रिलीज होती तो शायद यह इन फिल्मों से हार जाती। 31 बॉक्सऑफिस ने फिल्म रिलीज के फायदों को सूचीबद्ध किया, जो थे बॉक्स ऑफिस पर स्टैथम का सुसंगत प्रदर्शन और लोपेज की उपस्थिति। 32 इसमें नकारात्मक पहलुओं को भी सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें लोपेज की उपस्थिति शामिल है, जो स्टैथम के कुछ सामान्य दर्शकों को नाराज कर सकती है। साथ ही कई अन्य फिल्मों से भारी प्रतिस्पर्धा भी शामिल है। 32 फिल्म का पहला प्रमोशनल पोस्टर 1 अक्टूबर 2012 को अनावरण किया गया था। 33 इसका थिएट्रिकल ट्रेलर 4 अक्टूबर 2012 को रिलीज किया गया था। 34 कोलाइडर ने टिप्पणी की कि स्टैथम की तुलना में यह थोड़ी अलग फिल्म होने के बावजूद ट्रेलर में अभी भी क्लिचेज का अपना हिस्सा है। 35 जोब्लो के पॉल शर्ली ने कहा, इसमें स्टैथम की सामान्य एक्शन चीजें बहुत है, लेकिन स्रोत सामग्री और तार्कीय कलाकारों के साथ इसमें थिएट्रिकल हिट होने की क्षमता है। 36 डिजिटल स्पाई के साइमन रेनॉल्ड्स ने कठोर आदमी स्टैथम और वैश्विक सुपरस्टार लोपेज की जोड़ी को असंभावित बताया, लेकिन कहा कि पार्कर कुछ दमदार एक्शन थ्रिल परोसने का वादा करता है। 34 स्वागत बॉक्स ऑफिस। पार्कर 25 जनवरी 2013 को 2224 अमेरिकी सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जिसने $7 मिलियन से थोड़ी अधिक कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर 5वें नंबर पर खुली। 38 यह उससे 2 मिलियन कम था जो पहले कमाई करने की भविष्यवाणी की गई थी और फिल्म को औसत कमाई करने वाली फिल्म माना गया था। 39 40 अपनी 70 दिवसीय उत्तरी अमेरिकी रिलीज के अंत तक पार्कर ने बॉक्स ऑफिस पर $17.6 मिलियन की कमाई की थी, जिसने इसे स्टैथम की व्यापक रिलीज अपराध एक्शन वाहनों के निचले छोर पर रखा। 41 यह 2013 के घरेलू रिलीज बॉक्स ऑफिस चार्ट पर 118वें स्थान पर रही। 42 यह फिल्म 21 मई 2013 को संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्लूरे और डीवीडी पर रिलीज हुई थी। 43 44 यह 2013 की शीर्ष 100 बिकने वाली डीवीडी में से एक नहीं थी, जिसने डीवीडी और ब्लूरे पर कुल $235 की कमाई की। 45 46 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। स्टूडियो ने प्रेस स्क्रीनिंग में भाग लेने वाले आलोचकों से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की मांग की कि उनकी कोई भी समीक्षा फिल्म शुरू होने से पहले प्रिंट में नहीं दिखाई जाएगी। 47 रॉटन टोमाटोज पर फिल्म को 107 समीक्षाओं के आधार पर 41% की स्वीकृति रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 4.810 है। साइट की आलोचनात्मक सहमति में लिखा है, जेसन स्टैथम हमेशा की तरह खेल में है, लेकिन पार्कर एक पूरी तरह से सामान्य और जटिल डकैती वाली फिल्म है। 48 मेटाक्रिटिक ने 21 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 42 का स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। 49 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B+ का औसत ग्रेड दिया। 50 स्लैंट मैगजीन के जॉन सेमली पार्कर के प्रति ग्रहणशील नहीं थे, उन्होंने इसकी दर्दनाक रूप से लापरवाह स्क्रिप्ट की आलोचना की। 51 हालांकि मियामी हेराल्ड के कोनी ओगल ने महसूस किया कि हालांकि यह बेतुकी बातों से भरा हुआ था, स्टैथम चुप रहने वाले चोर की भूमिका निभाने के लिए एक अच्छा विकल्प साबित हुए। 52 एसोसिएटेड प्रेस के लिए फिल्म समीक्षक क्रिस्टी लेमायर ने महसूस किया कि स्टैथम वास्तव में अपने आराम क्षेत्र से बाहर नहीं निकल रहे हैं और लोपेज पानी से बाहर चौड़ी आंखों वाली मछली के रूप में कुछ हास्य राहत प्रदान करने के लिए यहाँ है। 53 द रैप के अलोंसो डुराल्डे ने एक्शन स्टार के रूप में स्टैथम की क्षमता को देखते हुए फिल्म को बोर कहा। 54 और द वॉल स्ट्रीट जर्नल के जो मॉर्गनस्टर्न भी नकारात्मक थे, उन्होंने कहा कि फिल्म ने अपराध थ्रिलर के लिए एक टिन मानक स्थापित किया है। 55 वैराइटी के ब्रायन लोरी ने हैकफोर्ड की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने
50 साल पुरानी फ्रेंचाइज को स्टैथम के लिए एक साफ सुथरी फिटिंग वाली पोशाक में बदल दिया, जो कुरकुरा और कुशल था। उन्होंने लोपेज के अच्छे प्रभाव के लिए उपयोग को नोट किया। 56 लोपेज के प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए कई आलोचकों ने आउट ऑफ साइट से तुलना की, जिसमें लोपेज ने 15 साल पहले जॉर्ज क्लूनी के साथ अभिनय किया था। द हॉलीवुड रिपोर्टर के स्टीफन फार्बर ने कहा कि फिल्म का सबसे बड़ा आश्चर्य लोपेज का प्रदर्शन है, जिसमें वह अपनी ग्लैमरस छवि को कम करके एक ऐसी ताजगी भरी, आर्थिक रूप से तंग कामकाजी महिला का चित्रण करती है, जो पार्कर के लिए तब उपयोगी साबित होती है जब उसे इसकी कम से कम उम्मीद होती है। इसके अतिरिक्त फार्बर ने स्टैथम की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने एक बहुत ही घायल नायक की भूमिका निभाई। 47 द न्यूयॉर्क टाइम्स के एओ स्कॉट ने पार्कर की सकारात्मक समीक्षा की। लोपेज की संकटग्रस्त युवती की मूर्खता के लिए अपनी प्रतिभा का प्रयोग का आनंद लिया और कहा, और अगर पार्कर अंत में हमेशा की तरह व्यवसाय करता है तो यह भी एक बहुत अच्छा सौदा है। 57 लॉस एंजल्स टाइम्स की बेट्सी शार्की ने फिल्म की सकारात्मक समीक्षा की, इसे फ्लैश फायर का वफादार रूपांतरण कहा। 58 हालांकि फिल्म समीक्षक जेम्स बेरार्डिनेली लेस्ली के चरित्र विकास की कमी से नाखुश थे, उन्होंने पार्कर की प्रेमिका क्लेयर एम्मा बूथ को समर्पित स्क्रीन टाइम की भारी मात्रा की आलोचना की। फिर भी बेरार्डिनेली ने पार्कर को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा दी, इसके एक्शन दृश्यों को बेहतरीन निर्देशित, क्रूर और स्फूर्तिदायक के रूप में सारांशित किया। 59 अन्य आलोचकों ने पार्कर और इसके एक्शन दृश्यों को पूर्वानुमानित और सामान्य बताया। एवी क्लब के लिए लिखते हुए जोश मोडेल ने कहा कि फिल्म की शुरुआत काफी मजबूत थी, हालांकि एक्शन अपने समापन की ओर बढ़ने के साथ और अधिक पूर्वानुमानित होता जाता है। 60 टोरंटो स्टार के पीटर हॉवेल ने कहा कि फिल्म की शुरुआत आशाजनक थी, लेकिन अंत पूर्वानुमानित रहा। 61 जबकि मॉन्ट्रियल गजेट के बिल ब्राउनस्टीन ने फिल्म की आलोचना करते हुए कहा, बहुत सारी गोलीबारी और खून खराबा होता है, शवों की संख्या अधिक है, साजिश कम है। 62 एंटरटेनमेंट वीकली की लिसा श्वार्ज़बाम की समीक्षा भी इसी तरह की थी, उन्होंने इसे सामान्य रूप से सामान्य और बेहद खूनी कहा। टेलर एडविन हैकफोर्ड, जन्म 31 दिसंबर 1944, एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक और डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका के पूर्व अध्यक्ष है। उन्होंने टीनेज फादर 1979 के लिए सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार जीता। हैकफोर्ड ने कई बेहतरीन फीचर फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें सबसे उल्लेखनीय एन ऑफिसर एंड ए जेंटलमैन 1982 और रे 2004 है, जिनमें से बाद वाली फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अकादमी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। प्रारंभिक जीवन। हैकफोर्ड का जन्म कैलिफोर्निया के सांता बारबरा में मैरी नी टेलर, एक वेट्रेस और जोसेफ हैकफोर्ड के बेटे के रूप में हुआ था। उन्होंने 1968 में दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 2 जहां वे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और अर्थशास्त्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक पूर्व कानून प्रमुख थे। स्नातक करने के बाद उन्होंने बोलीविया में एक पीस कॉर्प्स स्वयंसेवक के रूप में काम किया, जहां उन्होंने अपने खाली समय में सुपर 8 फिल्म का उपयोग करना शुरू किया। कैमरा उनके लिए साथ ही पीस कॉर्प्स स्वयंसेवक स्टीव बॉल ने खरीदा था। उन्होंने फैसला किया कि वह कानून में अपना करियर नहीं बनाना चाहते थे और इसके बजाय उन्हें केसीईटी टीवी में मेलरूम की स्थिति मिली। 3 केसीईटी में वे एक 970 में लियोन रसेल के विशेष होमवुड में सहयोगी निर्माता थे। 4 आजीविका। हैकफोर्ड की फीचर निर्देशन वाली पहली फिल्म द आइडल मेकर थी, जिसमें रे शार्की ने अभिनय किया था, जिन्हें फिल्म में विन्नी की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब से सम्मानित किया गया था। संगीत पर्यवेक्षक रिचर्ड फ्लेंजर थे। 6 हैकफोर्ड ने द आइडल मेकर के बारे में कहा, मैं कामकाजी वर्ग के लोगों के बारे में फिल्में बनाता हूं। शो बिजनेस उन चीजों में से एक है जिसके माध्यम से लोग खुद को समाज के निचले पायदान से बाहर निकाल सकते हैं। मेरे लिए
द आइडल मेकर की आकर्षक कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसके पास अद्भुत प्रतिभा और काफी मजबूत अहंकार है, जो कठपुतलियों के माध्यम से इसे पूरा करता है। एन ऑफिसर एंड ए जेंटलमैन के फिल्मांकन के दौरान हैकफोर्ड ने लू गॉसेट जूनियर को अन्य अभिनेताओं से अलग रहने के क्वार्टर में रखा ताकि वह ड्रिल प्रशिक्षक के रूप में अपने दृश्यों के दौरान उन्हें और अधिक डरा सके। 7. रिचर्ड गेरे ने मूल रूप से अंत की शूटिंग करने से परहेज किया था, जिसमें उनका चरित्र अपनी प्रेमिका के कारखाने में अपनी नौसेना की सफेद पोशाक पहने हुए पहुंचता है और उसे कारखाने के फर्श से ले जाता है। गेरे को लगा कि अंत काम नहीं करेगा क्योंकि यह बहुत भावुक था, और हैकफोर्ड शुरू में गेरे से सहमत थे, जब तक कि एक रिहर्सल के दौरान जब श्रमिकों की भूमिका निभाने वाले अतिरिक्त कलाकार खुश होने और रोने लगे। लेकिन जब गेरे ने बाद में सही गति से संगीत के साथ दृश्य देखा, तो उन्होंने कहा कि इससे उनकी गर्दन के पिछले हिस्से में ठंड। 1983 में टेलर हैकफोर्ड ने फिल्म निर्माता कीथ बैरिश के साथ मिलकर एट प्ले इन द फील्ड्स ऑफ द लॉर्ड का एक फिल्म संस्करण विकसित किया, जिसके लिए हैकफोर्ड और बैरिश दोनों ने 1986 में एक मुकदमा प्राप्त किया, जिसमें दावा किया गया कि उनके पास फिल्म वितरक एमजीएम यूए एंटरटेनमेंट कंपनी से अधिकारों का प्रयोग करने का विकल्प है। 9. हैकफोर्ड ने अपनी फिल्म रे के बारे में कहा, रे में मेरे सबसे गौरवपूर्ण क्षण उन चिटलिन क्लबों में थे। रे चार्ल्स ने अपना जीवन कॉन्सर्ट हॉल में समाप्त किया, जहां लोग टक्सीडो पहनकर जाते थे और चुपचाप एक प्रतिभाशाली कलाकार को सुनते थे। लेकिन इन क्लबों में उन्हें लोगों को नाचने के लिए मजबूर करना पड़ता था। मैंने जो बनाने की कोशिश की, वह उस ऊर्जा और उत्साह का एक छोटा सा हिस्सा था। संगीत के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं। 6. 2005 के एक साक्षात्कार में हैकफोर्ड ने पुष्टि की कि उन्होंने कभी अपनी फिल्में नहीं देखीं। जब मैं कोई फिल्म पूरी कर लेता हूं, तो उसे रख देता हूं और फिर कभी नहीं देखता। कभी कभी मैं डीवीडी और कमेंट्री ट्रैक की वजह से ऐसा करता हूं। मैं आमतौर पर उसे एक तरफ रख देता हूं और अगली फिल्म पर चला जाता हूं। मैं कभी फिल्म स्कूल नहीं गया। मैंने ला में KCET पब्लिक टेलीविजन स्टेशन के लिए काम किया और मैंने कॉन्सर्ट में काम किया। मैंने बहुत सारा संगीत किया है। मैं संगीत शूट करते हुए बहुत सहज महसूस करता हूं और मुझे लगता है कि आप यह देख सकते हैं। 10. हैकफोर्ड ने म्यूजिक वीडियो का निर्देशन भी किया है, जिसमें फिल कॉलिंस द्वारा अगेंस्ट ऑल ऑड्स, टेक अ लुक एट मी नाउ और लियोनेल रिची द्वारा से यू से मी शामिल है। 25 जुलाई 2009 को हैकफोर्ड को डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका का अध्यक्ष चुना गया। 25 जून 2011 को लॉस एंजिल्स में डीजीए के राष्ट्रीय द्विवार्षिक सम्मेलन में उन्हें अध्यक्ष के रूप में दूसरे 2 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया। 12. हैकफोर्ड नियोनोइर एक्शन थ्रिलर फिल्म स्निफ का निर्देशन करने के लिए जुड़े हैं, जिसमें मॉर्गन फ्रीमैन, अल पैचिनो, हेलेन मिरेन और डैनी डेविटो मुख्य भूमिका में है। 13. व्यक्तिगत जीवन। हैकफोर्ड की 3 बार शादी हो चुकी है। उन्होंने अपनी पहली पत्नी जॉर्जी लोवरे से 1967 में शादी की। उनका एक बच्चा है, रियो हैकफोर्ड, 1970 से 2022। 1972 में दोनों का तलाक हो गया। 1977 में हैकफोर्ड ने लिन लिटमैन से शादी की, जिनसे उनका एक बच्चा है, अलेक्जेंडर हैकफोर्ड, जिसका जन्म 1979 में हुआ। उनकी शादी 1987 तक चली। हैकफोर्ड 1997 से अकादमी पुरस्कार विजेता अभिनेत्री हेलेन मिरेन से विवाहित है। हैकफोर्ड की मुलाकात मिरेन से तब हुई जब वे व्हाइट नाइट्स में उनका निर्देशन कर रहे थे। हालांकि उनकी पहली मुलाकात अच्छी नहीं रही। उन्होंने व्हाइट नाइट्स के ऑडिशन के लिए उन्हें इंतजार करवाया और वे ठंडी थीं। हैकफोर्ड कहते हैं, हेलेन से मिलने का यह एक अजीब तरीका था, क्योंकि वह एक प्यारी इंसान है, लेकिन उन्होंने अपना गुस्सा नहीं रोका। 14. हैकफोर्ड और मिरेन ने 1997 में शादी की। हालांकि एक युवा महिला के रूप में मिरेन ने कभी शादी न करने की कसम खाई थी। 14. यह जोड़ा लेक ताहो के नेवादा किनारे पर रहता है। 15. 2009 में हैकफोर्ड ने निर्देशक रोमन पोलांस्की के समर्थन में एक याचिका पर हस्ताक्षर किए,
जिसमें 1977 में वैधानिक बलात्कार के आरोप के संबंध में स्विट्जरलैंड में उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी रिहाई की मांग की गई थी। 16 जब लॉस एंजिल्स के जिला अटॉर्नी स्टीव कूली ने पोलांस्की पर मुकदमा चलाने की कोशिश की थी। जॉन बी एलन एलिजाबेथ टेलर, अमेरिका की सबसे प्रतिभाशाली अभिनेत्री और दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला की एक आकर्षक कहानी। 1961 जीवनी। सेक्स। डॉन हॉलिडे 1963/64 में वेस्टलेक द्वारा 2 सहयोगी सॉफ्टकोर उपन्यासों, विभिन्न लेखकों के साथ, जिसमें हेल ड्रेसन और लॉरेंस ब्लॉक शामिल है, के लिए इस्तेमाल किया गया छद्मनाम। 10 कर्ट क्लार्क 1964 में लघु कहानी नेकल्स के साथ शुरुआत की। उपन्यास अनारकाउस 1967 विज्ञान कथा। सेक्स। बारबरा विल्सन लॉरेंस जेनिफर के साथ एक सहलिखित उपन्यास द प्लेजर्स वी नो 1964। जेनिफर ने वेस्टलेक की भागीदारी के बिना कम से कम एक एकल उपन्यास के लिए भी इस नाम का इस्तेमाल किया। सेक्स। टकर कोए मिच टोबिन के चरित्र को दर्शाने वाले 5 रहस्य उपन्यास काइंड्स ऑफ लव, काइंड्स ऑफ डेथ 1966, मर्डर अमंग चिल्ड्रन 1967, वैक्स एपल और ए जेड इन एरीज दोनों 1970, डोंट लाई टू मी 1972। सेक्स। पी एन कैस्टर डेव फोले के साथ सहलिखित 1966 की एक लघु कहानी के लिए इस्तेमाल किया गया छद्मनाम। 8 टिमोथी जे कल्वर एक्स ऑफिसियो 1970 थ्रिलर। सेक्स। जे मॉर्गन कनिंघम कंफर्ट स्टेशन 1971 हास्य। कवर पर यह ब्लर्ब है, काश मैंने यह किताब लिखी होती। डोनाल्ड ई वेस्टलेक। सेक्स। सैमुअल होल्ट सैम होल्ट के चरित्र को दर्शाने वाले 4 रहस्य उपन्यास 1986 से 1989, वन ऑफ अस इज रॉन्ग और आई नो ए ट्रिक वर्थ 2 ऑफ दैट दोनों 1986, व्हाट आई टेल यू 3 टाइम्स इज फॉल्स 1987, द फोर्थ डायमेंशन इज डेथ 1989। 6 वेस्टलेक ने होल्ट छद्म नाम का प्रयोग एक प्रयोग के रूप में किया ताकि यह देखा जा सके कि क्या वह एक नए नाम के तहत एक लेखक के रूप में सफल हो सकते हैं। जब उनके प्रकाशक ने पहली पुस्तक के विमोचन के साथ ही होल्ट की असली पहचान का खुलासा किया तो वे निराश हो गए। वेस्टलेक ने बाद में होल्ट के रूप में अपने द्वारा अनुबंधित सभी 4 पुस्तकें वितरित कीं, लेकिन श्रृंखला में कम से कम 2 और पुस्तकें लिखने की योजना को छोड़ दिया। जर्सन जैक कारमाइकल द स्केयर्ड स्टिफ 2002 रहस्य यूके संस्करणों ने छद्म नाम हटा दिया। वेस्टलेक कभी कभी अपने काम में अपने छद्मनामों का प्रयोग मजाकिया रंग से करते थे। जॉन डॉर्टमुंडर और उनके साथी वेस्टलेक के जिमी द किड में रिचर्ड स्टार्क पार्कर के एक पौराणिक उपन्यास पर आधारित एक अपहरण की योजना बनाते हैं। स्टार्क खुद उपन्यास में दिखाई देते हैं। रिचर्ड स्टार्क के पार्कर नामक पात्र की पहचान के अनुसार उसका नाम जॉन बी एलन ए द ग्रिफ्टर्स, जिसके लिए वेस्टलेक ने पटकथा लिखी थी, के फिल्मी संस्करण में स्टार्क को और फेलो की फिल्म में एक महत्वपूर्ण दृश्य होता है। वेस्टलेक फिल्म के डीवीडी कमेंट्री ट्रैक में इन जोक की व्याख्या करते हैं, यह देखते हुए कि उन्होंने रिचर्ड स्टार्क, टकर को और कुछ अन्य फेलो के नाम से किताबें लिखी है। वेस्टलेक को इन जोक के रूप में रिचर्ड स्टार्क उपनाम का उपयोग करके द ग्रिफ्टर्स की पटकथा लिखने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने अपना नाम इस्तेमाल करने पर जोर दिया। टिमोथी जे कल्वर की पुस्तक एक्स ऑफिसियो में एक पात्र को स्टार्क एसोसिएट्स के लिए काम करता है। मिच टोबिन के उपन्यास ए जेड इन एरीज में टोबिन अपने एक मित्र को फोन करता है, जो टोबिन को डॉन स्टार्क समझ लेता है। इसके अतिरिक्त वेस्टलेक ने गैरकाल्पनिक पुस्तक मर्डर इंक द मिस्ट्री रीडर्स कंपेनियन के लिए एक लेख में रिचर्ड स्टार्क, टकर को और टिमोथी जे कल्वर के साथ एक नकली साक्षात्कार आयोजित किया। लेखन शैली। डोनाल्ड वेस्टलेक अपने कथानक की महान सरलता और अपनी चालों की दुस्साहसता के लिए जाने जाते थे। वेस्टलेक के सबसे प्रसिद्ध पात्रों में क्रूर अपराधी पार्कर, रिचर्ड स्टार्क छद्म नाम से उपन्यासों में दिखाई देने वाला, और पार्कर का हास्यपूर्ण दूसरा पक्ष जॉन डॉर्टमुंडर शामिल है।
वेस्टलेक के हवाले से कहा गया कि उन्होंने मूल रूप से द हॉट रॉक को एक सीधा सादा पार्कर उपन्यास बनाने का इरादा किया था, लेकिन यह लगातार मज़ेदार होता गया और इस तरह यह जॉन डॉर्टमुंडर का पहला उपन्यास बन गया। डोनाल्ड वेस्टलेक के ज्यादातर उपन्यास न्यूयॉर्क शहर में सेट है। डॉर्टमुंडर के हर उपन्यास में आमतौर पर एक खास शहर के पड़ोस में एक धावा होता है। उन्होंने सिर्फ 2 गैरकाल्पनिक किताबें लिखीं, अंडर इन इंग्लिश हेवन 1967 की असंभावित एंग्विलन क्रांति के बारे में और एलिजाबेथ टेलर की जीवनी सेक्स। वेस्टलेक कभी कभार जीरो जैसे विज्ञान कथा फैंजाइन्स में योगदान देते थे और जीरो को उन्होंने एक कठोर घोषणा के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया कि वे विज्ञान कथा क्षेत्र छोड़ रहे हैं। 12. साहित्यिक क्रॉसओवर। वेस्टलेक और जो गोरेस ने अपने 2 पात्रों के बीच एक ही मुठभेड़ को 2 अलग-अलग उपन्यासों में अलग-अलग दृष्टिकोणों से लिखा है। गोरेस के 1972 के उपन्यास डेड स्किप के अध्याय 18 में सैन फ्रांसिस्को के जासूस डैन कियर्नी पार्कर के एक साथी की तलाश करते हुए वेस्टलेक के अनैतिक चोर पार्कर से मिलते हैं। इस क्रम का वर्णन पार्कर के दृष्टिकोण से 1972 की पुस्तक प्लंडर स्क्वाड में किया गया है, जिसे वेस्टलेक ने रिचर्ड स्टार्क के छद्म नाम से लिखा था। गोरेस पार्कर के साथियों को लूट करने वाला दस्ता कहकर दोनों पुस्तकों के बीच संबंध का और संकेत देते हैं। इसके अतिरिक्त उपन्यास में पहले पुस्तक के नायक लैरी बैलार्ड को केवल रिचर्ड स्टार्क के उपन्यासों का पाठक बताया गया है। 13. गोरेस और वेस्टलेक ने वेस्टलेक की डूबी हुई आशाओं और गोरेस की 32 कैडिलैक में एक साझा अध्याय भी लिखा, जिसमें उन पुस्तकों के पात्र एक ही घटना से प्रभावित थे। डोनाल्ड एडविन वेस्टलेक 12 जुलाई 1933, 31 दिसंबर 2008 एक अमेरिकी लेखक थे, जिन्होंने 100 से ज्यादा उपन्यास और गैरकाल्पनिक किताबें लिखीं। उन्होंने अपराध कथा साहित्य, खास तौर पर कॉमिक कैपर्स में विशेषज्ञता हासिल की, साथ ही कभी कभार विज्ञान कथा और अन्य विधाओं में भी हाथ आजमाया। वेस्टलेक ने 2 पेशेवर आपराधिक चरित्र बनाए, जिनमें से प्रत्येक ने एक लंबे समय तक चलने वाली श्रृंखला में अभिनय किया, अथक, कठोर पार्कर, पेन नाम रिचर्ड स्टार्क के तहत प्रकाशित, और जॉन डॉर्टमुंडर, जो एक अधिक हास्य श्रृंखला में शामिल थे। 1. वह 3 बार एडगर पुरस्कार विजेता थे और जो गोरेस और विलियम एल. डिएंड्रिया के साथ 3 अलग-अलग श्रेणियों में एडगर जीतने वाले कुछ लेखकों में से एक थे। 1968 सर्वश्रेष्ठ उपन्यास गॉड सेव द मार्क, 1990 सर्वश्रेष्ठ लघु कथा टू मेनी क्रूक्स, 1991 सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर स्क्रीन प्ले द ग्रिफ्टर्स। 1993 में मिस्ट्री राइटर्स ऑफ अमेरिका ने वेस्टलेक को ग्रैंड मास्टर नाम दिया, जो समाज द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान था। 2. व्यक्तिगत जीवन। वेस्टलेक का जन्म ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में लिलियन बाउंड्स और अल्बर्ट जोसेफ वेस्टलेक के बेटे के रूप में हुआ था। 3. और उनका पालन-पोषण अल्बानी, न्यूयॉर्क में हुआ था। वेस्टलेक ने अपनी किशोरावस्था में लगातार लिखा और 200 अस्वीकृतियों के बाद उनकी पहली लघु कहानी बिक्री 1954 में हुई। अगले कुछ वर्षों में छिटपुट लघु कहानी बिक्री हुई, जबकि वेस्टलेक ने प्लैट्सबर्ग, न्यूयॉर्क के चैंपलेन कॉलेज, अब एक बंद कॉलेज जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जीआई बिल बूम में बनाया गया था, में भाग लिया। 4. और बिंगहैम्पटन, न्यूयॉर्क में बिंगहैम्पटन विश्वविद्यालय। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स में भी 2 साल बिताए। वेस्टलेक 1959 में न्यूयॉर्क शहर चले गए। शुरू में एक साहित्यिक एजेंसी के लिए काम करने के साथ-साथ लेखन भी करते थे। 1960 तक वे पूर्णकालिक लेखन कर रहे थे। उनके अपने नाम से उनका पहला उपन्यास द मर्सेनरीज 1960 में प्रकाशित हुआ। अगले 48 वर्षों में वेस्टलेक ने अपने नाम और कई छद्म नामों से कई उपन्यास और लघु कथाएं प्रकाशित कीं। उन्होंने 3 बार शादी की, आखिरी बार एबिगेल वेस्टलेक, जिन्हें एबी एडम्स वेस्टलेक और एबी एडम्स के नाम से भी जाना जाता है, से, जो एक गैरकाल्पनिक लेखिका है। उनकी 2 प्रकाशित पुस्तकें हैं, इन अनकॉमन स्कोल्ड और द गार्डनर ग्रिप बुक। यह जोड़ा 1990 में न्यूयॉर्क शहर से अपस्टेट न्यूयॉर्क के एनक्रैम में चला गया। वेस्टलेक की मृत्यु 31 दिसंबर 2008 को दिल का दौरा पड़ने से हुई,
जब वे मैक्सिको में नए साल की पूर्व संध्या पर रात्रिभोज के लिए जा रहे थे, जहां वे और उनकी पत्नी छुट्टियां मना रहे थे। 5. छद्मनाम। अपने नाम से लगातार लिखने के अलावा वेस्टलेक ने कई छद्म नामों से भी प्रकाशन किया। 6. जिस क्रम में उन्होंने शुरुआत की। रॉल्फ पासर 1958 में मिस्ट्री डाइजेस्ट में इसी नाम से वेस्टलेक की एक प्रारंभिक कहानी प्रकाशित हुई थी। उस समय रॉल्फ पासर वास्तव में पत्रिका के सहायक संपादक थे। यह ज्ञात नहीं है कि कहानी पासर के नाम से क्यों प्रकाशित हुई। वेस्टलेक के लगातार सहयोगी लॉरेंस ब्लॉक ने संपादकीय अक्षमता का सुझाव दिया है। रिचर्ड स्टार्क। वेस्टलेक का सबसे प्रसिद्ध छद्म नाम रिचर्ड स्टार्क था। स्टार्क छद्म नाम, इसके द्वारा लिखे गए लेखन की मात्रा, वेस्टलेक के वास्तविक नाम को छोड़कर किसी भी अन्य की तुलना में कहीं अधिक, के साथ साथ स्टार्क की लेखन की विशेष शैली के लिए भी उल्लेखनीय था, जो वेस्टलेक के सामान्य गद्य की तुलना में अधिक ठंडा, गहरा, कम भावुक और कम स्पष्ट रूप से हास्यपूर्ण था। 1960 के दशक के उत्तरार्ध में पार्कर श्रृंखला की लोकप्रियता ने स्टार्क के नाम को वेस्टलेक के लिए उनके वास्तविक नाम की तुलना में अधिक प्रसिद्ध और अधिक आकर्षक बना दिया। वेस्टलेक के अनुसार उन्होंने अभिनेता रिचर्ड विडमार्क के लिए रिचर्ड स्टार्क नाम चुना, जिनके अभिनय ने वेस्टलेक को प्रभावित किया। चरित्र के आकर्षण और खतरे का एक हिस्सा उसकी अप्रत्याशितता है। वह तेज और मतलबी है, और यही मैं चाहता था कि लेखन हो, कुरकुरा और दुबला, कोई चर्बी नहीं, कम कटा हुआ। स्पष्ट। वेस्टलेक ने 2001 में न्यूयॉर्क टाइम्स बुक रिव्यू के लिए लिखे एक लेख में स्टार्क की शैली और उनकी सामान्य शैली के बीच के अंतर का वर्णन किया। स्टार्क और वेस्टलेक भाषा का इस्तेमाल बहुत अलग तरीके से करते हैं। कुछ हद तक वे एक दूसरे की प्रतिबिंब है। वेस्टलेक सांकेतिक, अप्रत्यक्ष, संदर्भात्मक, थोड़े रोकोको है। स्टार्क अपने वाक्यों को आवश्यक जानकारी तक सीमित कर देते हैं। 7. स्टार्क ने 1959 में मिस्ट्री डाइजेस्ट में एक कहानी के साथ शुरुआत की। 8. 1961 में स्टार्क की 4 अन्य लघु कथाएं प्रकाशित हुईं, जिनमें द क्यूरियस फैक्ट्स प्रीसीडिंग माई एग्जीक्यूशन शामिल है। 8. जो बाद में वेस्टलेक के पहले लघुकथा संग्रह में शीर्षक कहानी बनी। फिर 1962 से 1974 तक बेरहम और बेरहम पेशेवर चोर पार्कर और उसके साथियों, चोर अभिनेता एलन ग्रोफील्ड सहित, के बारे में 16 उपन्यास प्रकाशित हुए और उनका श्रेय रिचर्ड स्टार्क को दिया गया। 1974 में बुचर्स मून के बाद वेस्टलेक ने अप्रत्याशित रूप से पाया कि वह स्टार्क के व्यक्तित्व को नहीं समझ पा रहे थे। उन्हें वापस लाने के बार-बार प्रयासों के बावजूद वेस्टलेक असंतुष्ट थे। सालों बाद, जब वेस्टलेक को द ग्रिफ्टर्स की पटकथा लिखने के लिए नियुक्त किया गया, तो निर्देशक स्टीफन फ्रीयर्स इसके दुबलेपतले, ठंडे रवैये से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पटकथा वेस्टलेक ने नहीं, बल्कि स्टार्क ने लिखी है, और यहाँ तक कि उन्होंने स्टार्क के नाम को आधिकारिक तौर पर लेखक के रूप में दर्ज करवाने की भी कोशिश की। वेस्टलेक ने कहा कि मैंने यह समझाकर उससे बाहर निकल लिया कि रिचर्ड स्टार्क राइटर्स गिल्ड के सदस्य नहीं थे। मुझे नहीं लगता कि वह वास्तव में इसमें शामिल है। स्टार्क 1997 तक निष्क्रिय रहे, जब वेस्टलेक ने एक बार फिर स्टार्क के नाम से पार्कर उपन्यास लिखना और प्रकाशित करना शुरू किया, जिसकी शुरुआत कमबैक से हुई। शिकागो विश्वविद्यालय ने 2008 में रिचर्ड स्टार्क के उपन्यासों का पुनर्प्रकाशन शुरू किया। 9. एलन मार्शल या एलन मार्श उदास स्माइली वेस्टलेक ने इन नामों के तहत 1959 से 1964 तक 28 पेपरबैक सॉफ्ट पोर्न शीर्षक लिखने की बात स्वीकार की। शीर्षकों में ऑल माई लवर्स, मैन हंग्री, ऑल अबाउट एनेट, सैली, वर्जिन समर, कॉल मी सिनर, ऑफ लिमिट्स और फिल क्रॉफर्ड के चरित्र वाली 3 किताबें शामिल है। अप्रेंटिस वर्जिन, ऑल द गर्ल्स वेयर विलिंग और सिनप्रोल। 10. वेस्टलेक मार्शल के नाम से काम करने वाले एकमात्र लेखक नहीं थे। उनका दावा था, प्रकाशक या तो उन नामों के लिए अधिक भुगतान करते थे जिन्हें वे पहले से जानते थे या केवल उन नामों से खरीदते थे। इसलिए हम में से कई लोगों के लिए अपने नामों को दोस्तों को उधार देना आम बात हो गई। मिडवुड बुक्स द्वारा 1960 में प्रकाशित 2 उपन्यासों को वेस्टलेक और लॉरेंस ब्लॉक, जिन्होंने उपनाम शेल्डन लॉर्ड का इस्तेमाल किया, द्वारा सहलिखा गया था और इसका श्रेय
शेल्डन लॉर्ड और एलन मार्शल को दिया गया था। ए गर्ल कॉल्ड हनी, जो वेस्टलेक और ब्लॉक को समर्पित था, और सो विलिंग, जो नेद्रा और लोरेटा को समर्पित था, जो उस समय वेस्टलेक और ब्लॉक की पत्नियां थीं। वेस्टलेक के कई उपन्यासों पर चलचित्र बनाए गए हैं। 1967 की पॉइंट ब्लैंक द हंटर पर आधारित, जिसमें ली मार्विन पार्कर वॉकर में बदल दिया गया की भूमिका में थे। मिसे आसैक एफआर द स्कोर पर आधारित, जिसमें मिशेल कॉन्स्टेंटिन पार्कर जॉर्जेस में बदल दिया गया की भूमिका में थे। 1967 में ही 1968 की द स्प्लिट द सेवेंथ पुस्तक से, जिसमें जिम ब्राउन पार्कर मैकक्लेन में बदल दिया गया की भूमिका में थे। 1972 में द हॉट रॉक, जिसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड थे। 1973 में कॉप्स एंड रॉबर्स, 1973 में रॉबर्ट डुवेल पार्कर मैकलिन में बदल दिया गया की भूमिका में द आउटफिट, 1974 में जॉर्ज सी स्कॉट के साथ बैंक शॉट, 1990 में क्रिस्टोफर लैम्बर्ट, क्रिस्टोफर लॉयड और जेटी वॉल्श के साथ। 1999 में पेबैक द हंटर पर आधारित दूसरी फिल्म, जिसमें मेल गिब्सन पार्कर पोर्टर में बदल दिया गया की भूमिका में थे। 2001 में व्हाट्स द वर्स्ट दैट कुड हैपन, जिसमें मार्टिन लॉरेंस डॉर्टमुंडर केविन कैफरी में बदल दिया गया की भूमिका में थे। कॉन्स्टेंटिन कोस्टागेवर्स ने 2005 में द एक्स को यूरोपीय स्क्रीन के लिए रूपांतरित किया, जिसे आलोचकों और लोगों की काफी प्रशंसा मिली, जिसका शीर्षक था ले कूपेरेट। यह फिल्म उपन्यास की न्यू इंग्लैंड की सेटिंग के बजाय फ्रांस और बेल्जियम में घटित होती है। 2013 में पार्कर फ्लैश फायर पर आधारित, जिसमें जेसन स्टैथम पार्कर की भूमिका में थे। थीव्स डजन में से एक लघु कहानी की भूमिका में वेस्टलेक ने डॉर्टमुंडर उपन्यास के पात्रों के अपने निरंतर उपयोग पर हॉलीवुड के साथ कानूनी परेशानियों का उल्लेख किया। फिल्म स्टूडियो ने यह दावा करने का प्रयास किया कि रेडफोर्ड फिल्म के परिणामस्वरूप उन्होंने पात्रों के अधिकार उन्हें स्थायी रूप से बेच दिए हैं। उद्धरण वांछित उपन्यास जिमी द किड को 3 बार रूपांतरित किया गया है। इटली में 1976 में कोमेटी रैपिस्को इल पुपो इट के रूप में, अमेरिका में 1982 में जिमी द किड के रूप में, जिसमें गैरी कोलमैन ने अभिनय किया, और जर्मनी में 1998 में जिमी द किड के रूप में, जिसमें हर्बर्ट नॉप ने अभिनय किया। उद्धरण वांछित उपन्यास टू मच को 2 बार रूपांतरित किया गया है। 1984 में फ्रांस में ले जुमेऊ द ट्विन के रूप में, और 1995 में अमेरिका में टू मच के रूप में, जिसमें एंटोनियो बैंडेरस और मेलानी ग्रिफिथ ने अभिनय किया था। उद्धरण वांछित 1966 में जीन ल्यूक गोडार्ड की मेड इन यूएसए द जग्गर का एक बेहद हीला ढाला रूपांतरण था। न तो फिल्म के निर्माता और न ही गोडार्ड ने उपन्यास के अधिकार खरीदे, इसलिए वेस्टलेक ने संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म के व्यावसायिक वितरण को रोकने के लिए सफलतापूर्वक मुकदमा दायर किया। उद्धरण वांछित 2010 में मरणोपरांत प्रकाशित उनके उपन्यास मेमोरी को आगामी फिल्म द एक्टर में रूपांतरित किया गया, जिसका निर्देशन ड्यूक जॉनसन ने किया और जिसमें आंद्रे हॉलैंड और जेमा चैन ने अभिनय किया। 17 वेस्टलेक खुद एक पटकथा लेखक थे। जिम थॉम्पसन के उपन्यास पर आधारित 1990 की फिल्म द ग्रिफ्टर्स के लिए उनकी पटकथा को अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। वेस्टलेक ने जिम थॉम्पसन के काम को सीधे सादे तरीके से रूपांतरित किया, लेकिन हास्य लेखक वेस्टलेक ने उसी साल बाद में डॉर्टमुंडर उपन्यास ड्रोन्ड होप्स में थॉम्पसन के नाम पर टॉम जिम्सन नामक एक चरित्र को पेश करके खेला, जो एक आपराधिक मनोरोगी है। वेस्टलेक ने फिल्म द स्टेपफादर, वेस्टलेक, ब्रायन गारफील्ड और कैरोलिन लेफकोर्ट की कहानी पर आधारित के लिए पटकथा भी लिखी, जो 2 सीक्वल और एक रीमेक को प्रेरित करने के लिए काफी लोकप्रिय थी, जिसमें वेस्टलेक शामिल नहीं थे। उद्धरण वांछित 1987 में वेस्टलेक ने टेलीप्ले फैटल कन्फेशन लिखा, जो राल्फ मैकिनर्नी के उपन्यासों पर आधारित टीवी सीरीज फादर डॉवलिंग मिस्ट्रीज के लिए एक पायलट था। वे तीसरे सीजन के एपिसोड द हार्ड बॉइल्ड मिस्ट्री में एक छोटी भूमिका मिस्ट्री राइटर रिच विंसेंट के रूप में भी दिखाई दिए। उद्धरण की आवश्यकता वेस्टलेक ने 1999 की जेम्स बॉन्ड फिल्म द वर्ल्ड इज नॉट इनफ का शुरुआती ड्राफ्ट लिखा था,
जिसे बाद में चीन में स्क्रिप्ट की मूल सेटिंग में फिल्मांकन में कठिनाइयों के कारण रद्द कर दिया गया था। वेस्टलेक ने स्क्रिप्ट को फॉरएवर एंड ए डेथ उपन्यास में रूपांतरित किया, जिसे हार्ड केस क्राइम द्वारा 2017 में मरणोपरांत प्रकाशित किया गया था। 18 वेस्टलेक ने डैशियल हैमेट के अपराध उपन्यास रेड हार्वेस्ट को रूपांतरित करते हुए एक अप्रकाशित पटकथा लिखी, जिसने कहानी को काफी हद तक बदल दिया ताकि मूल हत्या को सुलझाने पर अंत को फिर से केंद्रित किया जा सके, जिसके लिए जासूस को काम पर रखा गया था, जिसे मूल पुस्तक में अपेक्षाकृत जल्दी सुलझाया गया था और जिसके बारे में वेस्टलेक ने महसूस किया कि कहानी में जासूस की निरंतर भागीदारी को उचित ठहराना मुश्किल है। 18 वेस्टलेक ने 1979 की दुर्भाग्यपूर्ण टीवी श्रृंखला सुपरट्रेन के पायलट के लिए टेलीप्ले लेखक अर्ल डब्ल्यू. वालेस के साथ मिलकर कहानी लिखी। वेस्टलेक और वालेस ने निर्माता का श्रेय साझा किया। उद्धरण वांछित 2022 में वैराइटी पत्रिका ने बताया कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर और शेन ब्लैक पार्कर श्रृंखला पर आधारित अमेज़न स्टूडियो के लिए कई फिल्म और टेलीविजन परियोजनाओं पर एक साथ काम कर रहे थे। 19 उनके उपन्यास द एक्स को पार्क चान-वुक द्वारा आगामी दक्षिण कोरियाई फिल्म के रूप में अपडेट किया गया। कानूनी परेशानियां और मादक द्रव्यों का सेवन। नोल्टे को उनकी बुरे लड़के की प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता है। 53, 54, 46 1961 में उन्हें नकली ड्राफ्ट कार्ड दस्तावेज बेचने के लिए गिरफ्तार किया गया और 45 साल की जेल की सजा और $75,000 का जुर्माना लगाया गया, लेकिन सजा को निलंबित कर दिया गया। 55, 56 हालांकि गुंडागर्दी के कारण उन्हें सैन्य सेवा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। उन्होंने वियतनाम युद्ध में सेवा करने के लिए बाध्य महसूस किया था और कहते हैं कि वियतनाम न जाने के कारण उन्हें एक युवा के रूप में अधूरापन महसूस हुआ। 57 11 सितंबर 2002 को नोल्टे को कैलिफोर्निया के मालिबू में शराब पीकर गाड़ी चलाने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था। बाद में किए गए परीक्षणों से पता चला कि वह GHB के प्रभाव में था। नोल्टे ने जवाब दिया कि वह 4 साल से इसे ले रहा है और मेरे साथ कभी बलात्कार नहीं हुआ। 58 3 दिन बाद उसने काउंसलिंग के लिए कनेक्टिकट के सिल्वर हिल अस्पताल में खुद को भर्ती कराया। 59 60 12 दिसंबर 2002 को उसने नशे में गाड़ी चलाने के आरोपों में कोई प्रतिवाद नहीं किया। उसे 3 साल की परिवीक्षा दी गई, जिसमें यादृच्छिक परीक्षण के साथ शराब और नशीली दवाओं के परामर्श से गुजरने के आदेश दिए गए। 61 62 2005 में द इंडिपेंडेंट ने बताया कि नोल्टे ने अपने वयस्क जीवन के अधिकांश समय मादक द्रव्यों के सेवन से संघर्ष किया था और कम उम्र में ही शराब का सेवन करना शुरू कर दिया था। लगभग 10 वर्षों तक शांत रहने के बाद उन्होंने 1990 के दशक के अंत में फिर से शराब पीना शुरू कर दिया। 2002 में अपनी गिरफ्तारी के बाद उन्होंने फिर से शराब पीना बंद कर दिया। 2018 में उन्होंने द सैटरडे इवनिंग पोस्ट को बताया कि उन्हें ड्रग की समस्या नहीं थी और वे सालों से प्रिस्क्रिप्शन के अलावा अपेक्षाकृत स्वच्छ रहे हैं। अभिनय रिच मैन पुअर मैन 1976 में टॉम जोर्डाचे के रूप में नोल्टे ने पहली बार इरविन शॉ के 1970 के सबसे ज्यादा बिकने वाले उपन्यास पर आधारित टेलीविजन मिनी सीरीज रिच मैन पुअर मैन में अभिनय किया। 10 बाद में वे 40 से ज्यादा फिल्मों में नजर आए, जिसमें उन्होंने कई तरह के किरदार निभाए। किरदारों की विविधता, ट्रेडमार्क एथलेटिसिज्म और कर्कश आवाज उनके करियर की पहचान है। 1973 में उन्होंने ग्रिफ एपिसोड हु फ्रेम्ड बिली द किड में बिली रैंडोल्फ की भूमिका में अतिथि भूमिका निभाई, जो हत्या के आरोपी एक फुटबॉल खिलाड़ी थे। नोल्टे ने 1974 और 1975 में टेलीविजन सीरीज बार्नबी जोन्स में 2 अतिथि भूमिकाएं भी निभाईं। उन्होंने एंडी ग्रिफिथ के साथ विंटर किल में सहअभिनय किया, जो एक संभावित टेलीविजन सीरीज के पायलट के रूप में बनाई गई एक टेलीविजन फिल्म थी, और एक अन्य एडम्स ऑफ ईगल लेक 11, लेकिन दोनों में से किसी को भी नहीं चुना गया। नोल्टे ने द डीप 1977, 12 हु विल स्टॉप द रेन 1978, 13 और नॉर्थ डलास 40 1979
में अभिनय किया, जो पीटर जेंट के उपन्यास पर आधारित है। 14 1982 में उन्होंने एडी मर्फी के साथ 48 आवर्स में 15 और डेब्रा विंगर के साथ कैनरी रो में अभिनय किया। 1980 के दशक के दौरान उन्होंने अंडर फायर 1983, 16 टीचर्स 1984, डाउन एंड आउट इन बेवरली हिल्स 1986, 17 एक्सट्रीम प्रेजुडिस 1987, 18 और न्यूयॉर्क स्टोरीज 1989 में भी अभिनय किया। 19 नोल्टे ने कैथरीन हेपबर्न के साथ ग्रेस क्विगली 1985 में उनकी आखिरी प्रमुख फिल्म भूमिका में अभिनय किया। 1990 21 1991 में नोल्टे ने द प्रिक्स ऑफ टाइड्स में अभिनय किया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 22 बाद में उन्होंने रॉबर्ट डी नीरो और जेसिका लैंग के साथ मार्टिन स्कॉर्सेसे की केप फियर के रीमेक में अभिनय किया। 23 नोल्टे ने लोरेंजोज ऑयल 1992, 24 जेफरसन इन पेरिस 1995, 25 मुलहोलैंड फॉल्स 1996, 26 और आफ्टर अ ग्लो 1997 में भी अभिनय किया। 27 नोल्टे ने जूलिया रॉबर्ट्स के साथ आई लव ट्रबल 1994 में सहअभिनय किया। इसकी रिलीज के बाद लॉस एंजल्स टाइम्स ने बताया कि दोनों के बीच अच्छी नहीं बनती थी और सेट पर कई बार झगड़े हुए थे। 29 नोल्टे ने सीन पेन के साथ 3 फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें टेरेंस मालिक भी शामिल है, युद्ध महाकाव्य द थिन रेड लाइन 30, यू टर्न 31 और गैंगस्टर स्क्वाड 32। 1992 में नोल्टे को पीपल पत्रिका द्वारा सेक्सिएस्ट मैन अलाइव का नाम दिया गया था। जब उनसे चयन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, क्या आपको यकीन है कि आपने कोई गलती नहीं की है? मेरी व्यक्तिगत पसंद वाल्टर क्रोनकाइट है। 33 2003 में नोल्टे ने 2000 के दशक में काम करना जारी रखा, क्लीन और होटल रवांडा में छोटे हिस्से किए, दोनों प्रदर्शनों को सकारात्मक समीक्षा मिली। 34 35 उन्होंने 2006 के ड्रामा पीसफुल वॉरियर 36 और 2008 की कॉमेडी ट्रॉपिक थंडर में सहायक भूमिकाएं भी निभाईं। 37 2011 में नोल्टे ने वॉरियर में शराबी पैडी कॉनलन की भूमिका निभाई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 38 2011 की शुरुआत में नोल्टे ने HBO श्रृंखला लक में डस्टिन हॉफमैन के साथ अभिनय किया। हालांकि दूसरे सीजन के उत्पादन की शुरुआत में HBO ने फिल्मांकन के दौरान 3 घोड़ों की मौत के बाद श्रृंखला को समाप्त कर दिया। 3 सितंबर 2015 में नोल्टे ने बायोपिक कॉमेडी ड्रामा ए वॉक इन द वुड्स 40 और रिवेंज थ्रिलर रिटर्न टू सेंडर में अभिनय किया। 41 2016 से 2017 तक नोल्टे ने एपिक्स पर ग्रेव्स में अभिनय किया, जो एक अस्थिर, शराब पीने वाले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में है, जो 25 वर्षों से सेवानिवृत्त है और जिसके पास बहुत ही सार्वजनिक और अप्रत्याशित तरीकों से अपने पिछले प्रशासन की गलतियों को सही करने का राजनीतिक बोध है। 42 नोल्टे के लिए अभिनय एक करियर नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो उन्हें करने की जरूरत है। वे कहते हैं, इस अर्थ में जरूरत है कि मुझे ऐसा कुछ भी जटिल और दिलचस्प नहीं मिल सकता है, लेकिन मुझे कहानी में इसकी जरूरत है और मैं वास्तविकता नहीं करना चाहता क्योंकि वास्तविकता कभी भी सहज नहीं होती। उन्हें एक भूमिका में गायब होना पसंद है। अगर कहानी उस जगह तक पहुंचती है जहां महान अभिनेता है, महान अभिनेता गायब हो जाता है और कहानी नंबर 1 बन जाती है, तो यह उतना ही वास्तविक है जितना हो सकता है। 43 नोल्टे 2019 में डिज्नी प्लस सीरीज द मैंडलोरियन में आवर्ती चरित्र क्विल के रूप में दिखाई दिए। 44 व्यक्तिगत जीवन नोल्टे ने 2016 में क्लाइटी लेन से शादी की। 45 उन्होंने पहले शीला पेज, शेरिन हद्दाद और रेबेका लिंगर से शादी की थी। 45 46 नोल्टे और लिंगर का एक बेटा है, ब्रॉली बी 1986, जिसने खुद कुछ अभिनय भूमिकाएं निभाई है और भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री नवी रावत से शादी की है। 47 नोल्टे और लेन की एक बेटी है, सोफिया
बी 2007। सोफिया ने हेड फुल ऑफ हनी में उनकी पोती की भूमिका निभाई। 48, 49, नोल्टे और लिंगर की 1983 में एक बेटी भी हुई, जो मृत पैदा हुई थी। 46, नोल्टे करेन एकलंड के साथ रहते थे, जिन्होंने बाद में उन पर पैलिमनी का मुकदमा दायर किया था। 46, 50, उन्होंने डेब्रा विंगर और विकी लुइस को भी डेट किया है। निकोलस किंग नोल्टे बटा NOLTI बटा, जन्म 8 फरवरी 1941, एक अमेरिकी अभिनेता है। नाटक और रोमांस दोनों में प्रमुख भूमिका के लिए प्रसिद्ध, उन्हें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के साथ साथ 3 अकादमी पुरस्कारों और प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला है। नोल्टे पहली बार ABC मिनी सीरीज रिच मैन, पुअर मैन 1976 में अपनी भूमिका के लिए प्रमुखता में आए, जिसके लिए उन्हें लिमिटेड सीरीज या मूवी में उत्कृष्ट लीड एक्टर के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन मिला। उन्होंने द प्रिंस ऑफ टाइड्स 1991 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, मोशन पिक्चर ड्रामा का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। उन्हें द प्रिंस ऑफ टाइड्स 1991, एफ्लिक्शन 1998 और वॉरियर 2011 के लिए 3 अकादमी पुरस्कार नामांकन मिले। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में द डीप 1977, हु विल स्टॉप द रेन 1978, नॉर्थ डलास 40 1979, 48 आवर्स 1982, कैनरी रो 1982, अंडर फायर 1983, टीचर्स 1984, डाउन एंड आउट इन बेवरली हिल्स 1986, अंदर 48 आवर्स शामिल है। 1990, केप फियर 1991, लोरेंजो ऑयल 1992, जेफरसन इन पेरिस 1995, द थिन रेड लाइन 1998, द गुड थीफ 2002, हल्क 2003, होटल रवांडा 2004, ओवर द हेज 2006, द स्पाइडरविक क्रॉनिकल्स 2008, ट्रॉपिक थंडर 2008, कैट्स एंड डॉग्स द रिवेंज ऑफ किट्टी गेलोर 2010, द कंपनी यू कीप 2012, गैंगस्टर स्क्वाड 2013, ए वॉक इन द वुड्स 2015, हेड फुल ऑफ हनी 2018 और एंजेल हैज फॉलन 2019। उनके टेलीविजन क्रेडिट में HBO सीरीज लक 2011 से 2012, फॉक्स मिनी सीरीज ग्रेस पॉइंट 2014, डिज्नी प्लस सीरीज द मैंडलोरियन 2019 और पीकॉक क्राइम ड्रामा पोकर फेस 2023 शामिल है। 2016 से 2017 तक नोल्टे ने एपिक्स सीरीज ग्रेव्स में राष्ट्रपति रिचर्ड ग्रेव्स की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, टेलीविजन सीरीज म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। प्रारंभिक जीवन। नोल्टे का जन्म 8 फरवरी 1941 को ओमाहा, नेब्रास्का में हुआ था। उनके पिता फ्रैंकलिन आर्थर नोल्टे 1904 से 1978 एक किसान के बेटे थे, जो घर से भाग गए थे, लगभग हाई स्कूल से बाहर हो गए थे और आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी 1929 से 31 में फुटबॉल में 3 बार पत्र विजेता थे। उनकी मां हेलेन नी किंग 1914 से 2000 एक डिपार्टमेंटल स्टोर खरीदार थीं, फिर एक एंटीक डीलर बन गईं, एक एंटीक शॉप की सहमालिक थीं। उनके पिता जर्मन वंश के थे। 2 नोल्टे के नाना मैथ्यू लिएंडर किंग ने खोखले टाइल साइलो का आविष्कार किया था और शुरुआती विमानन में शामिल थे। उनकी नानी ने आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चलाया। नोल्टे ने आयोवा के वाटरलू में किंग्सले एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाई की। 5 उन्होंने ओमाहा के वेस्टसाइड हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां वे फुटबॉल टीम में किकर थे। उन्होंने बेंसन हाई स्कूल में भी पढ़ाई की, लेकिन अभ्यास से पहले बियर छिपाने और अभ्यास सत्र के दौरान इसे पीते पकड़े जाने के कारण उन्हें निष्कासित कर दिया गया। 6 1959 में हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद उन्होंने दक्षिणी कैलिफोर्निया में पासाडेना सिटी कॉलेज, टेम्पे में एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी फुटबॉल छात्रवृत्ति पर, थैचर में ईस्टर्न एरिजोना कॉलेज और फीनिक्स में फीनिक्स कॉलेज में पढ़ाई की। ईस्टर्न एरिजोना में उन्होंने फुटबॉल में टाइट एंड और डिफेंसिव एंड के रूप में,
बास्केटबॉल में फॉरवर्ड के रूप में और बेसबॉल टीम में कैचर के रूप में पत्र लिखा। 7. लॉस एंजिल्स में पासाडेना प्लेहाउस और स्टेला एडलर अकादमी में काम करने के बाद नोल्टे ने कई साल देश की यात्रा की और क्षेत्रीय थिएटर में काम किया, जिसमें 3 साल तक मिनेसोटा में ओल्ड लॉग थिएटर भी शामिल था। 8. आजीविका मॉडलिंग। नोल्टे 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में एक मॉडल थे। 1972 में एक राष्ट्रीय पत्रिका के विज्ञापन में वे क्लेरोल के समर ब्लोंड हेयर लाइटनर के लिए जीन्स और एक खुली जीन्स शर्ट में दिखाई दिए, जो एक गोरी एनी पॉवर्स के बगल में एक लॉग पर बैठे थे। 9. और वे पैकेजिंग पर दिखाई दिए। तो दोस्तों ये जो पार्ट है हमें 24 जनवरी 2013 को एक तरह से देखने को मिला था। और बजट की बात की जाए तो बजट इसका 31 से 35 मिलियन का बताया गया है मेकर्स द्वारा। बाकी कलेक्शन इसका लगभग 46.2 मिलियन का था, जो कि ठीक ठाक कलेक्शन था। बाकी अपकमिंग पार्ट अब हमें देखने को मिलने वाला है। तो आप में से कितने लोग इसके अपकमिंग पार्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।